नमस्कार मेरे प्यारे साथियों, स्वागत है आप सभी का सौरभ स्टडी पॉइंट में। आज हम एग्ज़ाम से रिलेटेड जो महत्वपूर्ण प्रश्न लेकर के आए हुए हैं, ये सभी एग्जामों के लिए बहुत ही शानदार और महत्वपूर्ण रहने वाले हैं। तो जैसा कि अभी डेट आ चुकी है, यूपी लेखपाल की भी डेट आ गई है, एसएससी सीजीएल के एग्ज़ाम चल रहे हैं, सीएचएसएल की भी डेट आ गई है, एमटीएस की भी डेट आ गई, रेलवे ग्रुप डी की भी डेट आ गई है। दोस्तों सभी एग्जामों की डेट आ गई है। आप कम समय में अगर बेहतर तैयारी करना चाहते हैं तो जुड़ जाइए हमारे चैनल के साथ में, और आपको बहुत अच्छी सी तैयारी के साथ में हम आपको आगे तक लेकर के चलेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। इसी के साथ में हमारा आज का जो थॉट है वो क्या दिया गया है कि अच्छे रिजल्ट लाने के लिए बातों से नहीं, रातों से लड़ना पड़ेगा। तो दोस्तों हमको दिन रात मेहनत करनी पड़ेगी अपनी ऊंचाइयों को पाने के लिए, अपनी मंजिलों को पाने के लिए हमको दिन रात मेहनत करनी पड़ेगी। तो आइए शुरू करते हैं इसी के साथ में कि हमारा पहला प्रश्न क्या दिया गया है। दोस्तों तो देखते हैं कि पहला प्रश्न हमारा क्या दिया गया है। तो पहला प्रश्न हमारा दिया गया है कि दो अक्षांश रेखाओं के मध्य की दूरी कितनी होती है। हमको बताना है कि जो दो अक्षांश होते हैं उनके मध्य की जो दूरी होती है वो कितने किलोमीटर रहने वाली है। हमारा कौन सा जवाब सही रहने वाला है, तो आइए जानते हैं। तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा हमारा हो जाएगा 111 किलोमीटर। जो जवाब है एकदम राइट हो जाएगा। तो सेकेंड ऑप्शन जो हमारा है वो एकदम सही रहने वाला है। तो दो अक्षांश रेखाओं के मध्य के बीच की दूरी कितनी होती है, 111 किलोमीटर दूरी होती है। तो आइए शुरू करते हैं। इसी के साथ में हम अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न हमारा क्या दिया गया है कि कर्क रेखा इनमें से किस देश से होकर नहीं गुजरती है। हमको बताना है कि जो कर्क रेखा है वो इनमें से किस देश से नहीं होकर जाती है। तो दोस्तों तीन ऑप्शन दिए गए जिससे होकर के कर्क रेखा गुजरती है, और एक ऐसा देश दिया गया है जिससे कर्क रेखा होकर के गुजरती नहीं है। तो इसका हमारा सही जवाब क्या हो जाएगा, चिली जो है यहाँ से हमारी कर्क रेखा नहीं गुजरती है। और ताइवान हो गया, चीन हो गया, म्यांमार हो गया, इनसे हमारी जो कर्क रेखा है वो होकर के गुजरती है। और दोस्तों अगर बात करें चिली से मकर रेखा गुजरती है। अगर बात करें कि चिली से कौन सी रेखा गुजरती है, तो मकर रेखा। चिली से कौन सी रेखा गुजरती है, मकर रेखा गुजरती है। अगर एग्जाम में पूछा जाता है कि चिली से कौन सी रेखा गुजरती है, तो मकर रेखा हमारा जवाब एकदम सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न हमारा क्या दिया गया है। अगला प्रश्न हमारा दिया गया कि अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा किसे कहा जाता है। हमको बताना है कि जो अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा है वो किसे कहा जाता है। इसका सही जवाब क्या रहने वाला है, तो हमारा जो पहला ऑप्शन दिया गया है 180 अंश देशांतर, जो जवाब है एकदम सही हो जाएगा। तो 180 अंश देशांतर रेखा को ही अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा के नाम से हम जानते हैं। एग्जाम में पूछा भी जाता है, आप किसी भी एग्जाम को लेकर के देखेंगे उसमें इस तरह के प्रश्न जरूर एग्जाम में छपने वाले हैं। तो आइए देखते हैं अगला प्रश्न हमारा क्या दिया गया है। अगला प्रश्न दिया गया कि पृथ्वी के ऊपरी भाग को क्या कहते हैं। हमको बताना है कि जो पृथ्वी के ऊपरी भाग को क्या कहते हैं, उसका क्या नाम है। तो आइए जानते हैं। तो इसके ऊपरी भाग को हम क्या कहते हैं, भूपर्पटी कहते हैं। जो हमारी अर्थ होती है, अर्थ की जो ऊपर की लेयर होती है उसको हम किस नाम से जानते हैं, भूपर्पटी के नाम से जानते हैं। तो ऊपरी भाग को हम क्या कहते हैं, भूपर्पटी कहते हैं। और ये अंदर की तरफ जो होती है वो 34 किलोमीटर तक होती है। ये जो है अंदर तक जो होती है वो 34 किलोमीटर तक होती है। हमारी भूपर्पटी जो होती है वो 34 किलोमीटर तक होती है। आइए देखते हैं कि अगला प्रश्न हमारा क्या दिया गया है। अगला प्रश्न हमारा दिया गया है कि पृथ्वी के कुल कितने भाग पर स्थल है। हमको बताना है कि जो पृथ्वी के कुल कितने भाग पर स्थल है और कितने भाग पर जल है, हमको बताना है। तो इसका सही जवाब हमारा क्या रहने वाला है, तो आइए जानते हैं। तो पृथ्वी के अगर कुल कितने भाग पर स्थल की बात करता है तो 29% हमारा जवाब एकदम सही हो जाएगा। और दोस्तों अगर 71% भाग पर बात करें तो क्या हो जाएगा, जल हो जाएगा। तो 29% पे स्थल है और 71% पे जल की मात्रा है। जो एग्जाम में पूछा भी जाता है कि पृथ्वी के कुल कितने भाग पर स्थल है, तो 29% पे हो जाएगा। और जल के बारे में पूछेगा तो 71% हो जाएगा। जो एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो आइए देखते हैं कि अगला प्रश्न हमारा क्या दिया गया है। अगला प्रश्न दिया गया है कि पृथ्वी पर अधिकतम गहराई किस गर्त की है। हमको बताना है कि कौन सा वो गर्त है जिसकी पृथ्वी पर सबसे अधिकतम गहराई रहने वाली है। तो इसका सही जवाब हमारा क्या हो जाएगा, मेरियाना गर्त। तो जो जवाब है हमारा एकदम सही हो जाएगा। तो सेकंड ऑप्शन हमारा एकदम राइट हो जाएगा। मेरियाना गर्त जो है इसकी अगर गहराई के बारे में बात करें कि इसकी गहराई कितनी है, तो इसकी गहराई के बारे में अगर बात करें दोस्तों तो कितनी हो जाएगी, 11,022 मीटर। 11,022 मीटर जो है इसकी ये गहराई है। नीचे की ओर समुद्र तल से पृथ्वी से जो मेरियाना गर्त की गहराई है वो कितनी है, 11,022 जो है इसकी गहराई रहने वाली है।
दोस्तों एग्ज़ाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न रहने वाला है। अगर बात करें कि माउंट एवरेस्ट की कितनी ऊंचाई है, माउंट एवरेस्ट की अगर ऊंचाई के बारे में बात करें तो कितनी हो जाएगी 8,850 मीटर। 8,850 मीटर हमारी क्या हो जाएगी, ये इसकी ऊंचाई हो जाएगी माउंट एवरेस्ट की। और अगर सबसे गहरा गर्त पूछा जाता है तो हमारा कौन सा हो जाएगा, मेरियाना गर्त हमारा जवाब एकदम राइट हो जाएगा। आइए देखते हैं कि अगला प्रश्न हमारा क्या दिया गया है। अगला प्रश्न दिया गया है कि स्ट्रामबोली ज्वालामुखी कहाँ स्थित है। हमको बताना है कि जो स्ट्रामबोली ज्वालामुखी है वो कहाँ पर स्थित है, इसका कौन सा जवाब हमारा सही रहने वाला है। तो आइए जानते हैं। तो अगर स्ट्रामबोली ज्वालामुखी के बारे में बात करें तो स्ट्रामबोली ज्वालामुखी जो है वो इटली के अंदर स्थित है। और ये एक तरह का कौन सा ज्वालामुखी, सक्रिय ज्वालामुखी। कौन सा ज्वालामुखी, सक्रिय ज्वालामुखी जो है हमारा ये रहने वाला है। तो सक्रिय ज्वालामुखी कौन सा है दोस्तों, स्ट्रामबोली जो है वो सक्रिय ज्वालामुखी है और ये इटली में स्थित है। दोस्तों अब बात करें कि इसमें 40 बार से अधिक बार उद्गार हो चुका है। कितनी बार, 40 बार। अगर हम स्ट्रामबोली के बारे में बात करें तो 40 बार इसका उद्गार हो चुका है, मतलब ये अपनी जगह से ये फूट चुका है। जो ज्वालामुखी है वो 40 से अधिक बार अपनी जगह से ये विस्फोट कर चुका है। आइए देखते हैं। अगर बात कर लेते हैं दोस्तों यहाँ पे, अगर बात करें कि अफ्रीका में, अगर अफ्रीका के बारे में बात करें कि अफ्रीका में कौन सा ज्वालामुखी है, तो अफ्रीका में किलिमंजारो। अफ्रीका में अगर बात करें कौन सा है तो किलिमंजारो जो है ज्वालामुखी स्थित है। दोस्तों अगर बात करें जापान के बारे में कि जापान में कौन सा है तो फ्यूजियामा। जापान में कौन सा हो जाएगा, फ्यूजियामा जो जवाब हो हमारा सही हो जाएगा। फ्यूजियामा ज्वालामुखी स्थित है। दोस्तों अगर बात करें इक्वाडोर के बारे में, इक्वाडोर में कौन सा स्थित है तो कोटापैक्सी जो है ये इक्वाडोर के अंदर स्थित है। दोस्तों एग्ज़ाम के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, सभी एग्जामों में पूछे जाते हैं। और स्ट्रामबोली पूछा जाएगा तो क्या हो जाएगा हमारा, इटली हमारा जवाब एकदम सही हो जाएगा। तो आइए देखते हैं कि अगला प्रश्न हमारा क्या दिया गया है। अगला प्रश्न दिया गया कि भूकंप का अध्ययन कहा जाता है। हमको बताना है कि जो भूकंप का अध्ययन है वो किस नाम से जाना जाता है। तो इसका सही जवाब हमारा क्या हो जाएगा, सिस्मोलॉजी जो जवाब है हमारा एकदम राइट हो जाएगा। तो सिस्मोलॉजी जो होता है इसमें भूकंप के अध्ययन का अध्ययन किया जाता है, जो एग्जाम के लिए बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न रहने वाला है। तो आइए देखते हैं कि अगला प्रश्न हमारा क्या दिया गया है। अगला प्रश्न दिया गया कि भूकंप की तीव्रता किससे मापी जाती है। हमको बताना है कि जो भूकंप की तीव्रता है वो किससे मापी जाती है, कौन सा जवाब सही रहने वाला है। तो रिक्टर स्केल जो जवाब है हमारा एकदम सही हो जाएगा। तो पहला ऑप्शन हमारा एकदम सही रहने वाला है। तो भूकंप की तीव्रता किससे मापी जाती है, रिक्टर स्केल से जो है मापी जाती है। आइए देखते हैं कि अगला प्रश्न हमारा क्या दिया गया है। अगला प्रश्न दिया गया है कि निम्न में से कौन वलित पर्वत की श्रेणी में नहीं आता है। हमको बताना है कि ऐसा कौन सा पर्वत है जो वलित पर्वत की श्रेणी में नहीं आते। 3 ऑप्शन हमारे सही हैं। तो वलित पर्वत की श्रेणी में कौन कौन आते हैं हम इस पर पहले जान लेते हैं। हिमालय आता है, पहला हमारा हिमालय हो गया, दूसरा हमारा आल्पस हो गया, तीसरा हमारा यूराल हो गया, लेकिन चौथा जो सतपुड़ा दिया गया है दोस्तों, तो ये सतपुड़ा जो हमारा जवाब एकदम गलत रहने वाला है। तो हमारा इसका जो सही जवाब हो जाएगा हमारा क्या हो जाएगा, सतपुड़ा जवाब हमारा सही हो जाएगा। और वलित पर्वत के अगर बात करें कि उदाहरण कौन कौन से हैं, तो हिमालय हो गया, आल्पस हो गया, यूराल हो गया, हमारा जवाब सही हो जाएगा वलित पर्वत। और वलित पर्वत का उदाहरण कौन नहीं है, तो सतपुड़ा जो है वलित पर्वत का उदाहरण नहीं है। तो हमारा जो चौथा ऑप्शन है वो सही हो जाएगा। आइए देखते हैं कि अगला प्रश्न हमारा क्या दिया गया है। अगला प्रश्न दिया गया है कि विश्व की सबसे लंबी पर्वत श्रेणी कौन है। हमको बताना है जो विश्व की सबसे लंबी पर्वत श्रेणी है वो कौन सी है, निम्न में से कौन सा जवाब सही रहने वाला है। तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा हमारा क्या हो जाएगा, एंडीज पर्वत जो जवाब है हमारा एकदम राइट हो जाएगा। तो पहला ऑप्शन हमारा सही रहने वाला है। तो विश्व की सबसे लंबी पर्वत श्रेणी कौन सी हो जाएगी, एंडीज पर्वत श्रेणी हमारा जवाब एकदम सही हो जाएगा, जो एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न रहने वाला है। दोस्तों इस तरह के प्रश्न एग्जाम में बहुत पूछे जाते हैं। और आप लोगों को बता देना चाहेंगे कि यूपी लेखपाल की डेट आ चुकी है जो 19 जून को रहने वाली है। लेखपाल की डेट कब आई है दोस्तों, 19 जून को लेखपाल की डेट आ गई है। तो आप लोग तैयारी के साथ में लग जाइए ताकि एग्ज़ाम में कोई भी प्रश्न आए तो आप लोगों से कोई भी वो बच कर के जाना छूटना ना पाए। तो दोस्तों आप लोग बहुत अच्छे से तैयारी करना स्टार्ट कर दीजिएगा और हम भी कोशिश करेंगे कि आप लोगों तक अच्छे से अच्छे प्रश्न आप तक पहुंचाएं जो एग्ज़ाम में आपके लिए बहुत ही हेल्प करने वाले हैं। तो दोस्तों आप लोगों को बता देना चाहेंगे कि अगर आप हमारे चैनल पर अभी तक नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद।